वैसे तो इंडिया में 100 सालों से भी ज्यादा लंबे समय तक अलग अलग भाषा और रीजन्स के अंदर मूवीज बनती आ रही हैं, लेकिन शायद ही कोई मूवी होगी जिसने RRR जितना इंडियन सिनेमा और इमोशन का इम्पैक्ट दुनिया भर में छोड़ा होगा। और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस मूवी की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्ट फॉलोइंग बन चुकी है, जिसका हिस्सा हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं, जिन्होंने हमें कमेंट्स में कई बार इस टॉपिक को सजेस्ट किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द RRR मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, जहां पर आज आपको पता चलने वाला है कि जूनियर NTR और रामचरण का एक साथ आना फैंस के लिए इतनी बड़ी डील क्यों थी, कहां से इंस्पायर हुए थे डायरेक्टर SS राजामौली RRR की कहानी के लिए, क्या है असली सच्चाई अल्लूरी सीतारामा राजू और कोमाराम भीम की, जानेंगे इस मूवी के किस सीन को शूट करने में तकरीबन 1 महीने तक का वक्त लगा था, कहां पर कौन से सेट्स बनाए गए थे और उनमें कितना खर्चा आया था, एक्टर्स ने अपनी किस किस प्रकार की तैयारी की, कौन सी कंट्रोवर्सीज इस मूवी के पीछे जुड़ी थी, और फाइनली जानेंगे कि ये मूवी कितनी ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुई थी और इस मूवी का सीक्वल क्या हमें देखने को मिलेगा या नहीं। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। 2017 में डायरेक्टर SS राजामौली ने वैरायटी के साथ एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि वो बाहुबली द कंक्लूजन के बाद 2 और प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं, जिनमें से एक बेसिकली द RRR प्रोजेक्ट था। और इसकी हाइप तो ऑडियंस के बीच में तब क्रिएट हुई थी जब 2017 में ही डायरेक्टर SS राजामौली ने जूनियर NTR और रामचरण के साथ सोशल मीडिया पर एक फोटो को पोस्ट किया था, जिसने बेसिकली एक बहुत बड़ा हाइप इस मूवी के लिए इसलिए बनाया था क्योंकि ये दोनों एक्टर्स कभी एक साथ हमें देखने को नहीं मिले थे। साथ ही साथ इन दोनों ही एक्टर्स की फैमिली तकरीबन 30 से 35 साल तक एक दूसरे की राइवल भी रह चुकी है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर SS राजामौली ने इन दोनों को एक साथ लाकर इस मूवी के टाइटल को RRR रखा, जिसमें एक R डिनोट करता था NTR के नाम रामाराव के R को, दूसरा रामचरण के R को और तीसरा डायरेक्टर SS राजामौली के राजामौली के R को। और ये टाइटल बेसिकली इन तीनों ही के एक साथ आने का एक सेलिब्रेशन बनी, जिसे RRR बुलाया गया। और फाइनली मूवी के लिए इसे राइज, रोर और रिवॉल्ट के रूप में एक्सपेंड किया गया। इस मूवी की कहानी को डायरेक्टर SS राजामौली के पिता V विजेंद्र प्रसाद ने लिखा था, जो बेसिकली एक फिक्शनल कहानी है 2 रियल लाइफ इंडियन रिवोल्यूशनरीज की, जिनमें एक थे अल्लूरी सीतारामा राजू, जिसका रोल इस मूवी के अंदर एक्टर रामचरण ने प्ले किया था, और दूसरे थे कोमाराम भीम, जिसका रोल यहाँ पर जूनियर NTR ने प्ले किया था। इन दोनों ही फ्रीडम फाइटर्स ने अपने जमाने में अलग अलग ब्रिटिश राज और हैदराबाद के निजाम के साथ लड़ाई की थी। और इन दोनों ही हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज की कहानी और इस मूवी की कहानी में कई सारे डिफरेंसेस हैं, जो हम वीडियो में आगे बात करेंगे। बाय द वे, इस मूवी की तेलुगु स्क्रिप्ट को इंडिया के कई और अलग अलग लैंग्वेजेस में अडॉप्ट किया गया, जिनमें मदन करकी ने इस स्क्रिप्ट को तमिल में ट्रांसलेट किया, वरदराज चिक्काबल्लापुरा ने इसे कन्नड़ में ट्रांसलेट किया, ममकोम्बु गोपाल कृष्णन ने इसे मलयालम में ट्रांसलेट किया और हिंदी में इसे रिया मुखर्जी ने ट्रांसलेट किया। इस मूवी के इंस्पिरेशन की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। डायरेक्टर SS राजामौली ने फिल्म के कोर को एक्चुअली 2004 के मोटरसाइकिल डायरीज पर मॉडल किया था, जो बेसिकली अर्जेंटीनियन कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी चे गुएरा की एक बायोपिक थी। और इस मूवी के अंदर ही चे के रेवोल्यूशनरी बनने की जर्नी SS राजामौली को बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लगी थी। साथ ही साथ रेवोल्यूशन का एक और बहुत बड़ा इंस्पिरेशन डायरेक्टर SS राजामौली को क्विंटन टैरेंटिनो की 2009 की इंग्लोरियस बास्टर्ड से भी मिली थी। इस मूवी के अंदर जूनियर NTR के ऑपोजिट पहले ब्रिटिश एक्ट्रेस डेजी एडगर जोन्स को कास्ट किया गया था, जिन्होंने जूनियर NTR के साथ स्क्रीन टेस्ट दिया था, लेकिन अपने किसी पर्सनल रीजन की वजह से उन्होंने अप्रैल 2019 में इस मूवी से ड्रॉप आउट कर लिया, जिसके कारण 2019 में इस रोल के लिए यहाँ पर ब्रिटिश एक्ट्रेस ओलिविया मोरिस को कास्ट किया गया। जूनियर NTR ने इस मूवी के अंदर अपने कैरेक्टर को लेकर बहुत ही गहरी और बहुत ही अच्छी खासी रिसर्च की थी, और अपने कैरेक्टर के फिजिकल अपीयरेंस के लिए उन्होंने तकरीबन 18 महीने तक कड़ी ट्रेनिंग की थी। वहीं पर इंडियन बॉक्सर नीरज गोयत ने रामचरण को स्पेशल फिटनेस और बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी थी। वहीं पर अगर बात करें तैयारी की, तो इस मूवी से तेलुगु मूवीज के अंदर अपना डेब्यू करने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने भी अपनी तरफ से बहुत ज्यादा तैयारी की थी, जहां पर उन्होंने इस मूवी के अंदर स्पेसिफिकली लॉकडाउन के दौरान जूम कॉल्स पर तेलुगु की ट्रेनिंग भी ली थी।
साथ ही साथ तेलुगु लैंग्वेज में ही उन्होंने अपने सीन्स को इस मूवी के अंदर फिल्म किया था। वैसे तो ये पूरी की पूरी मूवी इंडिया और उसके रेवोल्यूशन की कहानी थी, लेकिन इसके साथ साथ इस मूवी को इंटरनेशनली फिल्म किया गया था, जहां पर इस मूवी की मेजर फिल्मिंग को हैदराबाद के एल्युमिनियम फैक्ट्री में शूट किया गया था, जहां पर एक्चुअली कई सारे मेजर फिल्मिंग सेट्स और लोकेशंस को बनाया गया था। और इसके जस्ट पास ही एक साउथ इंडियन स्टाइल मंडवा हाउस को भी क्रिएट किया गया था, जिसका इस्तेमाल फिल्मिंग के दौरान कास्ट और क्रू इसमें रुकने के लिए करते थे। साथ ही साथ इस मूवी के अंदर पूरे के पूरे एक गाँव को बनाने के लिए 18 करोड़ तक का खर्चा आया था। और तो और यहाँ पर पूरी के पूरे दिल्ली के सेट को रामोजी फिल्म सिटी के अंदर बनाया गया था। इसके अलावा कई सारे इंग्लिश आर्किटेक्चर और सेट्स को दिखाने के लिए यहाँ पर बल्गारिया के सोफिया सिटी के कई सारे लोकेशंस का इस्तेमाल किया गया था। और इन्हीं रीजंस की वजह से भी नीदरलैंड्स के हॉलैंड और एम्स्टर्डम शहर का भी इस्तेमाल किया गया था। साथ ही साथ इस मूवी के स्पेसिफिक सॉन्ग नाटू नाटू को यूक्रेन के कीव में शूट किया गया था। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था एक्टर रामचरण के कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन का शॉट, जिसे अकेले 32 दिन के अंदर अंदर शूट किया गया था, जहां पर तकरीबन 1000 से 2000 जूनियर आर्टिस्ट की जरूरत पड़ी थी। और इस अकेले ही शॉट को क्रिएट करने में तकरीबन 45 करोड़ रुपए लगे थे। और यही पर्टिकुलर सीन इतना ज्यादा एक्सटेंसिव था कि इसी के दौरान यहाँ पर एक्टर रामचरण को माइनर इंजरीज भी झेलनी पड़ी थी, जिसके चलते ही पुणे महाराष्ट्र के अंदर भी एक शूट को प्लान किया गया था, जिसे कैंसिल करना पड़ा था। इस मूवी के अंदर दोनों ही एक्टर्स जूनियर एनटीआर और रामचरण दोनों ही ने मिलकर अपनी आवाजों को अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस के लिए ही खुद डब किया था, जिनमें शामिल थे तेलुगु, तमिल, हिंदी और कन्नड़। जहां पर इन एक्टर्स को अलग अलग लैंग्वेजेस के अलग अलग वर्ड्स को प्रोनाउंस करने के लिए हर लैंग्वेज के लिए एक मेंटर और ट्यूटर को हायर किया गया था। वहीं पर इस मूवी के अंदर विजुअल इफेक्ट्स का भी बहुत भारी इस्तेमाल किया गया था, जहां पर एक्चुअली फ्रेम स्टोन और मूविंग पिक्चर कंपनी जैसी इंटरनेशनल विजुअल इफेक्ट कंपनीज ने इस मूवी के अंदर काम किया है। इनके अलावा भी दर्जन और नेशनल और इंटरनेशनल विजुअल इफेक्ट कंपनीज को हायर किया गया था, जहां पर 6 महीने के अंदर अंदर इस मूवी का पूरा विजुअल इफेक्ट्स पोस्ट प्रोडक्शन निपटाया गया था। वहीं पर हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस मूवी को देखने के बाद मूव जरूर हुए होंगे और इस मूवी की कहानी ने आपका दिल जरूर छुआ होगा। लेकिन सच तो यह है कि इस मूवी की कहानी को डेवलप करने के लिए यहाँ पर फिल्म मेकर्स ने रियलिटी से कई सारी लिबर्टी ली है। जहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें अल्लूरी सीतारामा राजू की कहानी के बारे में, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो थे ही, और उन्होंने एक्चुअली कई सारे इंडियंस को राइफल्स भी प्रोवाइड कराए थे। लेकिन रियल लाइफ में उन्होंने इसके लिए पुलिस फोर्स को ज्वाइन नहीं किया था, और यहाँ पर बेसिकली उन्होंने कई सारे पुलिस स्टेशंस को रेड जरूर किया था, जिसमें 1922 में उनके पहले रेड के बाद से ही ब्रिटिश राज उनके पीछे लग गई थी और 1924 में फाइनली उनकी डेथ हो गई थी। वहीं पर अगर बात करें कोमाराम भीम के बारे में, तो उनका जन्म साल 1900 में साकेपल्ली गांव के गौंड ट्राइब में हुआ था, और यहाँ पर एक्चुअली उनके पिता को ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने मारा था, जो बेसिकली ब्रिटिशर्स के जंगल को एक्सप्लॉइट करने के खिलाफ लड़े थे। कोमाराम भीम की हिस्ट्री एक्चुअली मूवी की तरह वायलेंट नहीं थी, बल्कि उन्होंने एक प्रिंटिंग पब्लिकेशन में काम किया था जो ब्रिटिशर्स और निजाम दोनों के खिलाफ थी, और यहीं से उन्होंने हिंदी, इंग्लिश और उर्दू की पढ़ाई की थी। और बाद में उन्होंने आसाम के एक टी प्लांटेशन में काम करना शुरू किया, जहां पर उन्हें वर्कर्स के प्रोटेस्ट के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने का इंस्पिरेशन मिला, और यहीं से उन्होंने अल्लूरी सीतारामा राजू के बारे में भी सुना, जिनसे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे। और एक्चुअली रियल लाइफ में ये दोनों पर्सनैलिटीज एक दूसरे से कभी भी नहीं मिली थी। लेकिन ऑफ कोर्स जैसा कि हर एक फेमस चीज के साथ कंट्रोवर्सी भी एसोसिएट होती है, इस मूवी के साथ भी वही हुआ, जहां पर एक्चुअली जनवरी 2022 में तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL फाइल किया गया था, जो बेसिकली इस मूवी को रिलीज होने से रोकने के लिए था, जहां पर इस बात को एलेज किया गया था कि ये मूवी एक्चुअली हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट और अलग तरीके से करके दिखाना चाहती है और अल्लूरी सीतारामा राजू और कोमाराम भीम को डिफेम कर रही है। लेकिन हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को इस दलील पर खारिज कर दिया कि इस मूवी ने कहीं से भी इन रिवोल्यूशनरीज को डिफेम करने की कोशिश नहीं की है, और उल्टा इनके प्रति लोगों की जिज्ञासा और भी ज्यादा बढ़ी थी।
वहीं पर इस मूवी का हल्ला एक्चुअली इंग्लैंड में भी सुनने को मिला, जहां पर एक्चुअली ब्रिटिश हिस्टोरियन रॉबर्ट टूम्स ने इस मूवी के अंदर ब्रिटिश राज के इविल डिपिक्शन को देखते हुए इस चीज को एक एग्जैजरेशन बताया था, जो चीज बेसिकली सोशल मीडिया पर पहुंची और यहाँ पर इंडियन फैंस ने उन्हें गिन गिन कर ब्रिटिश राज का हिसाब दिया। ये मूवी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मूवीज में से एक थी, जहां पर इस मूवी को तकरीबन 550 करोड़ की बजट पर बनाया गया था, जहां पर तकरीबन 890 करोड़ तो इसने अपने रिलीज के साथ ही कई सारी प्री रिलीज डील्स के साथ ही कमा लिया था, जिनमें सैटेलाइट और स्ट्रीमिंग सर्विस राइट्स आती हैं। और ऑन टोटल इस मूवी ने तकरीबन 1200 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाए हैं, जहां पर इस मूवी के राइट्स को पेन स्टूडियोज, ZEE5 और नेटफ्लिक्स ने एक्वायर किया। और नेटफ्लिक्स के एक्वायर होने के बाद ये मूवी दुनिया भर में पॉपुलर हो गई, जिसकी वजह से ही इस मूवी को फर्दर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश, पुर्तगीज, टर्किश, कोरियन और स्पेनिश में भी डब किया गया है। और इस साल अक्टूबर 2022 को इस मूवी को फाइनली जापानीज में जापान के अंदर रिलीज किया जाएगा। और अगर फाइनली बात करें फ्यूचर की, तो ऑफ कोर्स हम में से बहुत सारे लोग इसका सीक्वल जरूर देखना चाहेंगे, लेकिन इनिशियली यहाँ पर SS राजामौली ने इस बात को बताया था कि उनका इस मूवी का सीक्वल बनाने का कोई भी इंटेंशन नहीं है, ना ही वो इस मूवी को एज अ फ्रेंचाइजी डेवलप कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर राइटर विजेंद्र प्रसाद के पास इस मूवी के सीक्वल के लिए कुछ आइडियाज हैं, जिसके बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पर एक्चुअली जूनियर NTR भी इस मूवी को एज अ फ्रेंचाइजी डेवलप होते हुए देखना चाहते हैं। अब कमेंट्स में हमें आप बताइए कि आपको क्या लगता है, इस मूवी की सीक्वल आनी चाहिए या नहीं। सो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द RRR मूवी फैक्ट्स। बाय द वे, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और तो और हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।